तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अंत का दूसरा भाग। अगले ही पल इंस्पेक्टर रूपी जजुला पर छाती हुई बेहोशी और गहरा गई और देखते ही देखते जजुला घटनास्थल से गायब हो चुका था। लेकिन जजुला के गायब होने की खबर किसी को भी नहीं थी, क्योंकि उसका अपहरण रोज सकने वाले दोनों लोग आपस में ही भिड़े हुए थे। इस रोबोट के शरीर में कोई ना कोई कमजोर जगह जरूर होगी, लेकिन वह कमजोर जगह मैं ढूंढूं कैसे? ये तो मुझे पास फटकने तक नहीं दे रहा है। वह कमजोर जगह ढूंढने के लिए मदद बुलानी होगी। ची 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 ची। ध्रुव की पुकार पर दर्जनों चिड़िया मट्टाक पर टूट पड़ी। अब मट्टाक मुझ पर वार नहीं कर पाएगा। मुझे सिर्फ यह देखना होगा कि मट्टाक किस अंग पर हो रहे वारों को बचाने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है। वह अपने सबसे कमजोर अंग को ही बचाने की कोशिश करेगा। मिल गई इसकी कमजोर नस। ये अपनी कनपटी पर लगे तंतु को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे सिर्फ इसके तंतुओं तक पहुंचकर इसको उखाड़ना है। स्टारलाइन मट्टाक के पैरों में जा उलझी और मट्टाक नीचे आ गिरा और ध्रुव मट्टाक के तंतुओं तक पहुंचने में सफल हो गया। लेकिन ये तंतु तो काफी मजबूत है, मैं इनको उखाड़ नहीं पा रहा हूं। अगले ही पल मट्टाक की आंखें दहक उठी। छोड़ दे मेरे तंतुओं को, वरना तू जलकर खाक हो जाएगा। मट्टाक ने खुद ही मुझको वह अस्त्र दे दिया है जिससे मैं तंतुओं को इससे अलग कर सकूं। ब्रेसलेट की चमकती सतह ने गर्म किरणों को परावर्तित करके उसे तंतु की तरफ ही मोड़ दिया और तंतु जलकर मट्टाक के शरीर से अलग हो गए। तंतुओं के अलग होते ही मट्टाक के शरीर में चिंगारियां फूटने लगी और उसके शरीर के अंग अलग अलग होने लगे। और ये क्या? इसके शरीर से एक किरण फूटकर आकाश में तैरती हुई उस दूसरी चट्टान की तरफ जा रही है और वह चट्टान भी उड़ती हुई आकाश में गुम हो रही है। ये चक्कर क्या है? इस चक्कर को तो बाद में समझूंगा। फिलहाल तो मुझे इंस्पेक्टर को उसके वास्तविक रूप में वापस लाने का प्रयास करना होगा। अरे, इंस्पेक्टर यानी जजुला यहीं पर तो बेहोश हुआ था, फिर वह कहाँ गायब हो गया? ये हथकड़ी, इसको तो वायरस या जुलू ने पहना हुआ था। इसका यहाँ पर मिलना दो बातें बताता है। एक तो यह कि वायरस और जुलू आजाद हो चुके हैं और दूसरा ये कि वे जजुला यानी इंस्पेक्टर को उठा ले गए। लेकिन वह जाएंगे कहाँ? जल्दी ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि मैं भी रेड अलर्ट की घोषणा करवाने जा रहा हूँ। ऊपर उस उड़ती चट्टान के अंदर इस अनहोनी का आभास हमको नहीं था। पृथ्वीवासी ने बीच में पड़कर मट्टाक को भी नष्ट कर दिया और जजुला को भी भागने का मौका दे दिया। जजुला को जल्दी से जल्दी ढूंढना बहुत जरूरी है। अभी हमारे वार के कारण वह कमजोर है। अगर उसने अपने आप को संभाल लिया तो वह उल्टा हमारे लिए खतरा बन जाएगा। जजुला को जल्दी से जल्दी ढूंढो, पूरी पृथ्वी को छान मारो। वह हमारे यंत्रों से नहीं छिप सकता है। यह तो पक्का है कि इस वक्त वह पृथ्वी पर ही है, लेकिन फिर भी हमारे यंत्र उसकी उपस्थिति को दर्शा नहीं पा रहे। इसका एक ही कारण हो सकता है, जजुला इस वक्त मानव शरीर के अंदर है, इसलिए हमारे यंत्र उसको खोजने में विफल रहे हैं। एक ही रास्ता है, पृथ्वीवासियों को जजुला को ढूंढने के लिए मजबूर करना होगा। वे इसी ग्रह के वासी हैं, इसीलिए वे जजुला को ढूंढ सकते हैं और उनको मजबूर करने के लिए जाएगा मौसमी। राजनगर में पुलिस, सीआईडी, क्राइम बाज सभी के जवान से वायरस और जुलू को खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। यानी वे राजनगर से बाहर जा चुके हैं। यह असंभव है ध्रुव। राजनगर के हर रास्ते पर आने जाने वालों की कड़ी चेकिंग हो रही है। वायरस और जुलूम मामूली अपराधी नहीं है पापा। आप सिर्फ जमीनी रास्तों पर पैरे बिठा सकते हैं, लेकिन कई ऐसे जलमार्ग भी हैं जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि जुलू और वायरस किसी नदी के रास्ते भागे हैं। हमको सिर्फ ये सोचना है कि वायरस भागकर कहाँ जा सकता है। उसके सारे अड्डों पर पुलिस की निगरानी है। अब वह वहां पर आया तो जरूर पकड़ा जाएगा। तभी एक गरज ने बातचीत में व्यवधान डाल दिया। लो, बाहर बादल गरज रहे हैं। यह जरूर मानसून की बारिश है। लेकिन मानसून आने में तो अभी 10 दिन है और आसमान भी अभी तक एकदम साफ था। ओ माय गॉड पापा, बचिए, बिजली गिर रही है। यह सब कुछ प्राकृतिक नहीं लग रहा, इसके पीछे कोई और कारण है। मुझे बाहर जाकर इसका कारण ढूंढना होगा। संभल कर ध्रुव, प्रकृति से कोई नहीं लड़ सकता, प्रकृति से इंसान नहीं लड़ सकता। लेकिन यह काम प्रकृति का नहीं लग रहा है, क्योंकि बिजलियां इमारतों को निशाना बना रही हैं और प्रकृति कभी निशाना नहीं साधती। और फिर ये बिजलियां बगैर बारिश के ही गिर रही हैं। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। पर अब मैं करूं तो क्या करूं? इस कहर का कारण हवा में ऊपर तैर रहा था। देखो, यही वह मानव है जिसके कारण जजुला गायब हो गया। इसको अवश्य पता होगा कि जजुला कहाँ है। मौसमी को इससे सच उगलवाने का आदेश दो। अगले ही पल गिरती बिजलियों का निशाना बदल गया। ये क्या? अब बिजलियां मुझको निशाना बना रही हैं? पर क्यों? क्योंकि तू जजुला का पता जानता है लड़के, और अगर तुमने उसका पता मौसमी को नहीं बताया तो मेरे इशारे पर बरसती बिजलियां तुमको खाक में बदल देंगी। जजुला यानी इंस्पेक्टर का पता? उसका पता तो मैं भी ढूंढ रहा हूं, लेकिन तुम उसको ढूंढने के चक्कर में शहर पर मुसीबत क्यों बरसा रहे हो? मौसमी का दूसरा नाम ही मुसीबत है, और हमारी जानकारी यह बताती है कि जब तक तुम मानवों के सिर पर मुसीबत नहीं टूटती, तब तक तुम सच नहीं उगलते।
जब तक तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि जजला कहाँ है, तब तक मैं बिजली के वार करता रहूंगा। जल्दी बता, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तेरी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाए। मुझे धमकी मत दो मौसमी। मौसमी, अगर तुम सचमुच ये समझते हो कि मैं जजला का पता जानता हूं, तो तुम मुझको मार ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं सचमुच मर गया तो फिर तुमको जजला का पता कौन बताएगा। मैं तुझको मौत से भी बदतर नजारा दिखाऊंगा। तुझको इतनी तकलीफ दूंगा कि तू अपने आप सच उगल देगा। आह, बिजलियां मुझसे इतनी पास से गुजर रही हैं कि मुझको जलाए नहीं, सिर्फ झटका लगाएं। लेकिन ये झटका भी मुझे बेहद तकलीफ दे रहा है। आह, मेरी बात का यकीन करो मौसमी, मुझको सचमुच जजला का पता नहीं मालूम। तुम अगर मुझको पूरी बात बताओ तो मैं शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुमको अभी भी डर नहीं लग रहा है? तुम्हारे दिल में और डर पैदा करना होगा ताकि तुम्हारी जुबान खुल सके। उस शोले ने स्टारलाइन को गला डाला और उसके सहारे हवा में थमा हुआ ध्रुव का शरीर जमीन की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जमीन तक पहुंचने से पहले उस विद्युत धमाके ने ध्रुव को फिर हवा में उछाल दिया और फिर गिरने और उछलने का यह सिलसिला जारी रहा। ये धमाके एक एक करके तुम्हारी हड्डियों को तोड़ेंगे। उससे बहुत तकलीफ होगी तुमको। तुम्हारे पास जुबान खोलने के लिए कुछ ही पल हैं लड़के। ये सही कह रहा है। मेरी हड्डियां अभी तक तो सलामत हैं, लेकिन एक दो और धमाकों के बाद वे टूटनी शुरू हो जाएंगी। मौसमी को रोकना होगा और इसके लिए इसको इसकी ही शक्तियों की एक डोज देनी होगी। मौसमी चाहे बिजलियों को अपने इशारे पर नचाता हो, लेकिन विज्ञान के सिद्धांतों को यह भी नहीं बचा सकता, नचा सकता। ओह, तुझे रस्सी अटकाने के लिए इमारतें नहीं मिल रही तो मुझसे ही रस्सी अटकाना चाहता है। लेकिन इससे तू धमाकों से बच नहीं पाएगा। वैसे भी मैं अभी तेरी रस्सी को गला दूंगा। इसका मौका तुमको शायद ना मिले मौसमी, क्योंकि मेरा सिग्नल फिर रस्सी के दूसरे हिस्से को हवा में ऊपर ले गया है और विज्ञान के अनुसार स्टार ब्लेड गिरती बिजलियों को अपनी तरफ आकर्षित करके उसके झटके को नाइलो स्टील की बनी स्टार लाइनों के जरिए तुम तक पहुंचा देगा। यही सिद्धांत ऊंची इमारतों को बिजली से सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उनमें लगी धातु की नुकीली छड़ें यानी तड़ित चालक गिरती बिजली को अपनी तरफ खींचकर इमारत को नुकसान से बचा लेता है। वाह, एकाएक बिजलियां चमकनी बंद हो गई हैं, यानी बिजलियों के झटके ने इसकी बिजलियां गिराने की शक्ति को नष्ट कर दिया है। लेकिन मौसमी अभी भी होश में है। उस पर काबू पाना आसान काम नहीं होगा। चट्टान के अंदर बैठे और घटनाक्रम पर नजर गड़ाए वे प्राणी भी चकित रह गए। इसका तो हमको अंदाजा तक नहीं था कि एक मामूली मानव मौसमी को मौत दे सकता है। मौसमी को अभी मात नहीं मिली है, उसकी सिर्फ एक ही शक्ति नष्ट हुई है, बादलों और बिजलियों पर वश की शक्ति। इसके अंदर मौसम को बदलने की अभी कई शक्तियां बाकी हैं। यह मानव शायद उनसे भी निपट लेगा। इस मानव से हमको सीख लेनी होगी। इसने पहले मट्टाक और अब मौसमी की कमजोरियों को ढूंढो और उनको मात दे दी। हम भी इसको मात तभी दे पाएंगे जब हम इसकी कमजोरी का पता लगा लेंगे। इसकी कमजोरी का पता मुझे चल गया है। जानते हो कि ये कड़कती बिजलियों से लड़ने के लिए बाहर क्यों निकला? क्योंकि इसको इस नगर और इसके नगरवासियों से प्यार है। उनको बचाने के लिए ये बाहर निकला था। वही इसकी कमजोरी है। तुम एकदम ठीक कह रहे हो। मौसमी अब अगला बार नगर और उनके नगरवासियों पर करेगा। फिर जुबान खुलेगी इस मानव की। मौसमी को हमारा निर्णय सुना दो। ध्रुव धीरे धीरे मौसमी पर हावी हो रहा था। इस पर वार करने से मुझे एक सच्चाई का पता तो चल गया, और वह ये कि यह मौसमी भी मट्टाक की तरह ही एक रोबोट है। इसको भी मट्टाक की तरह ही तोड़ना होगा, तभी राजनगर पर मंडराता हुआ संकट टलेगा। लेकिन ध्रुव को ऐसा मौका नहीं मिल पाया। मौसमी के बाजुओं से निकलती तेज हवा के बवंडर ने ध्रुव को उड़ाकर दूर फेंक दिया। लेकिन इस बवंडर का निशाना ध्रुव नहीं, बल्कि राजनगर के पड़ोस में फैला हुआ रेगिस्तान था। रेत बवंडर के एक सिरे से अंदर से तेजी से खिंचने लगी और दूसरे सिरे से निकलकर राजनगर में फैलकर शहर को भी रेगिस्तान का हिस्सा बनाने लगी। देखते देखते सड़कें और उन पर खड़े वाहन रेत के अंदर दबने लगे और लगातार बढ़ते हुए रेत के टीलों के अंदर गायब होने लगे। देख, अपने प्यारे नगर को कब्रिस्तान बनते हुए मानव जल्द ही रेत के टीलों के नीचे दबे मानव मर जाएंगे, पर तू उनको बचा सकता है मुझे जजुला का पता बताकर। मैं जजुला का पता नहीं जानता मौसमी। फिर झूठ। अब या तो तू अपनी जिद छोड़ेगा या तेरे नगरवासी अपनी जान। तेरे पास तीक्ष्ण मस्तिष्क है, लेकिन फिर भी तेरे अन्य मानवों के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वे रेत के टीलों को हटा सकें या फिर नगर पर हो रही रेत की बारिश को रोक सकें। तुम सही कह रहे हो मौसमी। हम ये रेत समय रहते नहीं हटा सकते। राजनगरवासी मेरी आंखों के सामने जान दे देंगे और ये नजारा मेरी आंखें देख नहीं सकती। इसलिए रेत में दबकर सबसे पहले जाने वाली जान मेरी होगी। अरे अरे, ये तो आत्महत्या पर उतारू हो गया। अब क्या करूं? उड़ती चट्टान के अंदर। उफ, इन मानवों को हम कभी समझ नहीं पाएंगे। अगर ये लड़का सचमुच मर गया तो समझो हम मर गए। फिर हमको समय रहते जजुला का पता कभी नहीं चल पाएगा।
अब क्या करें ये तो बताओ। मौसमी को आदेश दो कि वो इस लड़के को ढूंढे, रेत के अंदर से जिंदा बाहर निकाले। मौसमी आदेश मिलते ही सक्रिय हो गया। वह लड़का यहीं पर तो रेत में कूदा था, लेकिन यहाँ की रेत तो मैंने हटाकर वापस रेगिस्तान पहुंचा दी, पर उसका कोई अता पता नहीं है। शायद एक जैसा लगने के कारण मैं सही जगह को भूल रहा हूँ। अब मैं यहाँ की रेत हटाता हूँ, शायद यहाँ पर वह रेत में कूदा हो। रेत के टीले बवंडर में वापस खिंचकर फिर से रेगिस्तान में पहुंचने लगे, और कुछ देर के बाद सारी रेत हट गई, पर वह लड़का कहीं नहीं मिला। कहीं वह रेत के साथ बवंडर के अंदर ही तो नहीं खिंच गया है। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा नहीं हुआ है, मैं अभी तक तुम्हारे पास ही मौजूद हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मेरे सामने रेत के पहाड़ के अंदर धंस गए थे। हाँ, धंसा था, और मेरे धंसने से रेत का जो गुबार उठा था उसकी आड़ में मैं तुरंत रेत के बाहर भी निकल आया था। गुबार के कारण तुम मुझे निकलता हुआ देख नहीं पाए। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? तुमने ही मुझे बताया था कि हम मानवों के पास इतनी ढेर सारी रेत को जल्दी हटाने के साधन उपलब्ध नहीं है, और तब मुझको याद आया कि मेरे पास ऐसा कर सकने का एक साधन और वह साधन तुम थे। बस तुमको रेत हटाने के लिए मजबूर करना था, और ऐसा मैंने आत्महत्या का नाटक करके किया। मुझे पता था कि तुम बिना जजुला का पता जाने मुझको मरने नहीं दोगे, और मुझको बचाने की कोशिश में रेत को हटा दोगे। तुमने ठीक वैसा ही किया, और यह शहर बच गया उड़ती चट्टान के अंदर। हा 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 हा। ये मानवों की तरह आवाजें क्यों निकाल रहे हो? इसको हंसना कहते हैं। मानव इस ध्वनि का प्रयोग खुश होने पर करते हैं। कभी पागल हो जाने पर भी वे ये आवाजें निकालते हैं, और कभी अपनी मूर्खता का आभास होने पर हंसते हैं। मैं भी मूर्खता का आभास होने पर हंस रहा हूँ। मूर्ख यानी मन बुद्धि। अरे हम तो महाबुद्धिमान हैं। अगर महाबुद्धिमान होते तो इस मानव से लड़कर यूं समय को व्यर्थ ना करते। इस मानव ने हमको ये तीसरी मात दी है, और ऐसा करके इसने अपने आप को हमसे ज्यादा बुद्धिशाली सिद्ध कर दिया है। अब बुद्धिमानी इससे लड़ने में नहीं, इसको सच्चाई बताकर इसकी मदद लेने में है, वरना हम इससे लड़ते रहेंगे और जजुला शक्ति प्राप्त करता जाएगा। तुम सच कह रहे हो। इस मानव ने हमारा अपनी शक्ति पर गर्व भी चूर चूर कर दिया है, और हमको अपनी योजना बदलने पर मजबूर भी कर दिया है। इस मानव को यहाँ पर लाने का प्रबंध करो। नीचे बोलो, अब कौन सा वार करोगे मौसमी? ज्वालामुखी फाड़ोगे या सागर में ज्वार लाओगे? तुमको जुबान खोलने पर मजबूर करूंगा, लेकिन इस बार तरीका ऐसा होगा जो तुमको भी बोलने पर मजबूर कर देगा। कैसे? ऐसे ही। ध्रुव का शरीर रोशनी की चमक में गुम होता चला गया, और जब रोशनी धीमी सी होनी शुरू हुई तो ध्रुव ने अपने आप को एक नए माहौल में पाया। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? उत्तेजित मत हो मानव, हमने तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया है। तुम इस वक्त उसी चट्टान के अंदर हो जिसको तुमने इस नगर के ऊपर उड़ता हुआ देखा था। ओह, यानी वह चट्टान, मेरा मतलब यह चट्टान एक यान है। मैं तो इसको उल्का समझ रहा था। लेकिन ये सब चक्कर क्या है? तुम लोग हो कौन, और ये जजुला कौन है जिसको तुम सभी ढूंढते फिर रहे हो? यह समझने के लिए तुमको हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, ताकि हम तुमको शुरुआत से पूरी कथा सुना सकें। हम एक सुदूर ग्रह के प्राणी हैं। आज से कुछ समय पहले तक हम ब्रह्मांड की एक खुशहाल और प्रगतिशील प्रजाति थे। हमने विज्ञान में बहुत प्रगति की, लेकिन कुछ समय पहले एक पुच्छल तारे के जरिए एक सूक्ष्मजीवी वायरस हमारे ग्रह पर आ पहुंचा। यह वायरस अपने आप में एक समझदार प्राणी था। इसने हमारे शरीरों में घुसकर बीमारी पैदा करनी शुरू कर दी। हमारी प्रजाति तेजी से खत्म होने लगी, महामारी फैलने लगी। हमने जल्दी इस वायरस जजुला का इलाज ढूंढ निकाला, लेकिन जल्दी ही जजुला ने उस इलाज के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। हम नए नए इलाज ढूंढते गए, पर जजुला हर इलाज के खिलाफ नई नई प्रतिरोधक क्षमताएं पैदा करता चला गया। जजुला सिर्फ हमारी प्रजाति को मार ही नहीं रहा था, बल्कि बीमार जीवों के शरीर पर इस तरह से कब्जा भी करता जा रहा था कि वे बीमार प्राणी ही उसके वश में होकर बीमारी को और फैला रहे थे। देखते ही देखते हमारे ग्रह पर गिने चुने ही जिंदा प्राणी बचे थे, पर अब तक हमने ऐसी दवाई ढूंढ निकाली थी जिसके खिलाफ जजुला प्रतिरोध विकसित करने के बावजूद भी मारा जाता। लेकिन इस दौरान जजुला ने विषाणु हम सभी प्राणियों के शरीर में फैला दिए थे। अब अपने अस्तित्व को कायम रखने का एक ही रास्ता हमारे पास था, और वह था अपने डीएनए को सुरक्षित रखना, ताकि उसकी मदद से हम जजुला को मारने के बाद फिर से अपनी प्रजाति को विकसित कर सके। इतनी प्रगति तो पृथ्वी पर भी हो चुकी है कि डीएनए की मदद से किसी पूरे जीव को विकसित किया जा सके। हम जानते हैं, लेकिन हमारी समस्या दोहरी थी। डीएनए सुरक्षित रखने के साथ साथ हमको जजुला को भी खत्म करना था। इस बार भी हमारे विज्ञान ने हमारी मदद की। हमने ऐसे रोबोट बनाए जो जैविक ऊर्जा से चल सकते थे, और अपने डीएनए को उन रोबोटों के अंदर स्थापित कर दिया। मट्टाक और मौसमी ऐसे ही रोबोट थे, और तुम्हारे सामने वाले रोबोटों के अंदर भी हमारा डीएनए रखा हुआ है। हम इसी प्रकार से जीवित हैं। ओह, समझा। यानी मट्टाक के टूटने पर जो ऊर्जा निकलकर आकाश की तरफ गई थी वो जैविक ऊर्जा ही थी। हाँ, उसके जरिए मट्टाक के शरीर में मौजूद हमारे डीएनए वापस चट्टानी यान में आ गए थे।
पर आगे तो सुनो, समय कम है। जब जजुला को पता चला कि हम उसको मार सकते हैं लेकिन उसका वायरस हमारे मशीनी शरीरों पर बेअसर है, तो उसने ग्रह पर जिंदा बचे आखिरी जीव के शरीर पर कब्जा करके ग्रह से भागने की कोशिश की। पर हम उसके पीछे लग गए और लगे रहे, और पृथ्वी के पास आते आते हमने उसको पकड़ ही लिया। हमारे पास उसको खत्म करने का सिर्फ यही एक मौका था, इसलिए हमने उसको नष्ट करने के लिए जो दवाई हमने उसको नष्ट करने के लिए जो दवाई दी, वह पूरी दवाई हमने एक साथ उस पर दाग दी। जो चट्टान तुमने हवा में उड़ते देखी होगी उसमें यही दवाई भरी थी, लेकिन वह चट्टान तो दूसरी चट्टान तक पहुंचने से पहले ही टूट गई थी। हाँ, जजुला सतर्क था। उसने चट्टान को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी हवा के कड़ों ने उसे काफी हद तक कमजोर कर दिया था। इस कारण वह अपने यान पर नियंत्रण खो बैठा और यान पृथ्वी से जा टकराया। बस, आगे की कहानी मैं जानता हूँ, लेकिन जजुला पृथ्वी के लिए खतरा कैसे बन सकता है? हम समझते थे कि जजुला में सिर्फ हमारी प्रजाति से ही बीमारी पैदा करने और शरीरों पर कब्जा कर सकने की क्षमता है, लेकिन उसने इंस्पेक्टर के शरीर पर कब्जा करके यह सिद्ध कर दिया कि वह पृथ्वीवासियों में भी महामारी फैला सकता है। इसलिए उसको ढूंढना अत्यंत आवश्यक है। यह पृथ्वीवासियों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। समस्या वाकई गंभीर है। अब तो सोचना ही पड़ेगा कि इंस्पेक्टर उर्फ जजुला आखिर इस वक्त कहां पर हो सकता है। डॉक्टर, वायरस अपने ठिकानों पर वापस नहीं आया, यानी वह जुलू के ठिकाने पर गया होगा। मैं जानता हूं कि जुलू का ठिकाना अफ्रीका के मोम्बासा के जंगलों में कहीं पर है। उसको ढूंढना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। चलो, मैं तुमको जजुला के पास ले चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक अंत के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।